कि कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली, कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली, और कमर सूख के दूनर हो गई देहिया पड़ गई काली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली, और 2 बीघा की हती टपरिया जोत लई मुखिया ने, 2 बीघा की हती टपरिया जोत लई मुखिया ने, खावे भर को हते कनु का मैट दही रखिया ने। और की से कहे किते पे जावे, की से कहे किते पे जावे, पेट डरो है खाली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली, और 2-2 दिलानो फाके हो रहे, आँखन दिखे न रोटी है, अभाव है। 2-2 दिलानो फाके हो रहे, आँखन दिखे न रोटी। जा द्वारे बा द्वारे झांके कांपत बोटी बोटी, जा द्वारे बा द्वारे झांके कांपत बोटी बोटी। भूख लगत है भोरैया से मिले खाए को गाली, जो द्वारे जाए भूख कभी आवे जब नाथ जे जाको बढ़िया वही सवेरे से भूख लगत है भोरैया से मिले खाए को गाली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं उरई के एक ऐसे जाने माने कवि साहित्यकार जिन्होंने पूरा जीवन कविता के लिए समर्पित कर दिया। चलिए मिलते हैं डॉक्टर कृपालू जी से। नमस्कार कृपालू जी। नमस्कार सर। नमस्कार कृपालू जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका जो काव्य से रुझान बहुत लंबे समय का है, आपने बहुत सारे मंच शेयर किए और बुंदेलखंड के लिए अद्भुत उपलब्धियों के रूप में आप जाने जाते हैं। ये तो सब जनता का प्यार है जी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात की शुरुआत अपने परिचय से करें, छोटा सा परिचय। हाँ, मेरा इतना छोटा सा परिचय है कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, बहुत कुंवर परिवार से होते हुए। कौन से गांव का नाम? सिकरी राजा, जालौन में, जनपद जालौन में सिकरी राजा गांव से रहने वाला हूँ और कुंवर परिवार से हूँ। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। कहाँ तक पढ़े आप? मैंने BSc पार्ट 1 छोड़ दिया क्योंकि फिर ज़रूरतें सब थोड़ा देती हैं। जी। जॉब मिल गया, जॉब कर रही। तो किस जॉब में आप आए? हाँ, एग्रीकल्चर। कौन सी सन में आए? हाँ, 1980 फरवरी 1980 में हमारा जॉब हो गया था एग्रीकल्चर में। और 78-79 में शादी हो गई। अच्छा, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सॉइल कंजर्वेशन में आपकी पोस्टिंग रही, कहाँ पोस्टेड रहे और रिटायर कब हुई आपका? शुरुआत हमारी घाटमपुर देहात कानपुर से हुई और इसके अलावा फिर इटावा, मऊनाथ, भंजन, लखनऊ, बाह, आगरा, झांसी, पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया आपकी सर्विस। घुमाया और 2014 में रिटायर। जी। तो पालू जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके अंदर ये लेखकीय कीड़ा कहाँ से उपजा? जी, बहुत छोटा था। जी, मैं बहुत छोटा था, 6-7 में पढ़ता था। तो हमारे गांव में एक कवि हैं, छतरपुर में प्रवास करते अपनी बेटी के यहाँ, संतोष कुमार सड़किया जी। वो, मैं खेत में कुछ हरियाली ले रहा था और वे सरसों के और अलसी के फूल तोड़ करके कुछ गुनगुना रहे थे। मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उस समय आपकी बाल्यावस्था थी? हाँ, छोटा सा, कुछ समझ में नहीं आपसे सीनियर थे? और उसके पहले मैंने कभी सम्मेलन वगैरह इस टाइप की चीज देखी भी नहीं थी। जी। तो वो फिर 2 दिन बाद संडे था, संडे को देखा कि वो मंच पर बैठे हैं और प्रधान जी समेत बड़े बड़े बुजुर्ग सब लोग नीचे बैठे। तो मैंने कहा यार ये जरूर कोई अच्छी बात है, इसमें काफी क्रेज है। तो तभी से मेरे दिमाग में कीड़ा था। कभी मन पैदा हो गया? जी, कभी मन वहीं से पैदा था। लेकिन जरूरतें किसी कार्य को दवा देती हैं और जैसे अटल जी का, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे कवि थे, हमारे मुखिया कवियों में है। लेकिन जब 13 दिन की जब सरकार बनी थी, उसमें उनसे पूछा कि आप कवि हैं और कवि को हॉबी रखना चाहते हैं कि राजनीति? तो उन्होंने कहा था जरूरत है राजनीति को हॉबी रखने की, मैं कवि तो रहूँगा। तो इस तरह से थोड़ी दबी रही। कृपालू जी, आपका
पारिवारिक पक्ष के बारे में भी बताइए। परिवार कौन कौन है आपके हाँ, परिवार में? मेरे परिवार में मेरे फादर के परिवार में तो मैं 3 भाई एक बहन। जी। लेकिन आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे एक बेटी है, जी दामाद, जी मेरी पत्नी, नाती और नातिन। नातिन ने अभी MBA कर लिया, उसको कॉलेज भोपाल मिल गया है। जी और मिसेस का अभी परसों गोल्ड ब्लडर में उसमें इसमें काफी ऑपरेशन कुछ हाँ हुआ है। ऑपरेशन गांठ थी, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो उस वाले रूम में लेटे हैं। जी। कृपालु जी, आपका जो साहित्यिक पक्ष है, इसकी विधिवत कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई? क्योंकि आप जॉब में रहे तो अवरोध भी आया। हाँ, बहुत अवरोध है, क्योंकि अधिकारियों को जॉब से कोई लेना देना, इससे कोई लेना देनी हो तो उनको तो काम से मतलब होता है। और इस परिवेश में जहाँ अधिकारी काम क्यों ज़्यादा चाहता है वो तो सब जानते हैं, हिंसा रहती है उनको, तो नकारा मान लिया जाता है जो आदमी काम नहीं करता या उसका ज़मीर जिंदा है, उस आदमी को तो कभी लाइक नहीं करते। मेरी शुरुआत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उड़ई से ही शुरू हुई जी। और धीरे धीरे फिर लगभग 3-4 प्रांतों में, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मंच को आपने शेयर किया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमें डॉक्टर की मानद उपाधि भी मिल चुकी है। जी। ये सब मुझे है। कृपालु जी, आपकी वो रचना जो आपकी पहचान बन गई हो, उसकी कुछ चंद पंक्तियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ जरूर सर, अवश्य कहेंगे कि चूँकि मैं समसामयिक लिखता हूँ और मुझे तंज कसने की या व्यंग कहने की आदत है, तो कहता हूँ कि सत्ता करे अन्याय जब और जनता करे विरोध, तो कलम तुझे सौगंध है मत रहना खामोश। इसी तरह से कलम पर एक बार और कहा था कि कलम बेचकर खाने वालों, पैसों में बिक जाने वालों, कुछ तो शर्म करो निर्लज्जो गुण सत्ता के गाने वालों। तो कलम पे हम इस तरह से लिखते रहे हैं जी। कि कलम बाजार में 2 रुपए की मिल जाती है, उससे कलमकार की जिंदगी संवर जाती है कभी, और मीडिया की कलम बिक गई अगर तो समझो और देश की इज्जत बिक जाती है, समझो देश की इज्जत। इस तरह से हमारी कई है कि मुल्क में झूठ की फ्री शेयर हो गई। समसामयिक बात है, आज हमारे प्रधान साहब झूठ बोल रहे हैं, तो हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत को कह सकते हैं। ये मेरा दायित्व है और हर कलमकार का ये दायित्व होना चाहिए, नहीं तो वो लेखन बंद कर देते कि मुल्क में झूठ की फ्री सेल हो गई है, सच्चाई रो रही है, उसे जेल हो गई है। और रवीश कुमार जैसे कुछ लोग डटे हैं, वरना ये मीडिया तो सत्ता की रखेल हो गई है। ये मीडिया तो इस तरह से कुछ करते रहते हैं। एक तरह बुंदेली में भी करा था जी कि अंधेरे वाले काम अंधेरे में निपटा रहे, बड़े होशियार होना दे हमें सिखा रहे। क्यों बड़े इंजीनियर, क्यों बड़े ठेकेदार कमरे में मिल बैठ के कर रहे पुल को निर्माण, ये तुम्हारे। क्यों बड़े इंजीनियर, क्यों बड़े ठेकेदार कमरे में मिल बैठ के कर रहे पुल को निर्माण, सीमेंट गट्टी सरिया छोड़ो पूरो पुल ही बचा रहे, बड़े होशियार होना दे हमें सिखा रहे। और पर्यावरण संतुलित रहे सो खूब पेड़ लगा रहे, अकेले धरती में नहीं सिर्फ कागज में दिखा रहे। अरे छोटे छोटे पेड़ पौधा उनकी जिम में किलबिला रहे, बड़े होशियार होना दे हमें सिखा रहे। और ग्राम प्रधान BDC मिलके ग्राम विकास करा रहे और 5% पे पंचायत निधि से बड़ी ग्रांट ले आ रहे और 5% काम करा के पूरी ग्रांट पचा रहे, बड़े होशियार होने भी हमें सिखा रहे। इस तरह के बुंदेली में तन करे हैं। कृपालु जी, आप हमें ये बताइए, आपका ये सच बोलने का जज्बा आपके विभाग को बहुत तकलीफ देता होगा, इसका आपने खामियाजा उठाया होगा? जी सर, बहुत बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैंने जब मैं सर्विस में आया जी, उस समय किसानों पर 100%
काम का पैसा तो लगता ही था, उस पर 11.5% ब्याज लगा करके और उसे वसूली की जाती थी। और ताजुब देखिए, सच कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं अगर इतना साहस न रखता होता तो मैं इस तरह ना होता। उस समय 21% कमीशन होता था अफसरों का। जी। तो मुझे ये लगा कि यार 100 रुपये का काम 21 रुपये दे, 11.5% ब्याज, इस तरह तो किसान मर जाएगा जी। तो मैंने उस वर्क को किया नहीं, और वर्क करता था लेकिन उसमें नहीं करता था जिसमें पैसा खर्च होता था जी। तो मेरी लगातार 9 एंट्री खराब की गई। अच्छा, आपकी सर्विस बुक में सर्विस मतलब ऐसी एंट्री की नहीं जिससे आपकी सर्विस पे असर पड़ा। और इतना असर पड़ा कि मुझे मतलब भूमि संरक्षण अधिकारी की रैंक से रिटायर्ड होना था और मुझे वर्गद्रोही से ही रिटायर्ड होना पड़ा, क्योंकि प्रमोशन जी, सच बोलने का इतना बड़ा काम है जी। तो कृपालु जी, अब मैं आता हूँ आपके दूसरे पक्ष पर कि साहित्य का आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कहाँ कहाँ आपको सम्मानित हुए, कहाँ कहाँ आप किस मंचों पे दर्शकों की आपने ज़्यादा तालियां सुनी? सर ऐसा है कि मैं उस समय मुझे बड़ा शौक था, बड़ा रियाज था। अब तो जब से बीमार हो गया, ऑपरेशन वगैरह हो गया, तब से हम थोड़ा मंचों से वाइफ हो गए हैं जी। उस समय मुझे बड़ा रियाज था और लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरे नाम से लोग चंदा था उस समय इकट्ठा कर लेते थे और वैचारक अखिल भारतीय वैचारक मंच लखनऊ, इलाहाबाद, और ये आपका कहते हैं भांडार जी, भिंड जी, MP जी, मिहोना, लखनऊ, बड़ी बड़ी मंचों पर हमने का पाठ किया और खूब तालियों में बोली। आप सब बहुत श्रोताओं को बहुत स्नेह मिला, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आपकी कविता यात्रा बड़ी है माना की, तो इसमें आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान है? उनसे भी कोई प्रेरणा मिली? बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने, बड़ा बड़ा मजेदार सवाल है आपका। मेरी पत्नी का वाकई बड़ा योगदान है जी। मुझे शौक था उस समय लिखने का। एक मजेदार किस्सा सुनाना पड़ेगा इसमें। और मैं लिखता था, लिख करके और उसको ले जाता था दफ्तर जी, कार्यालय पहुंचा तो जैसे का कुछ लिख लिया है, हाँ सुनाओ, तो एक दो बार तो ऐसे सुन लिया, फिर कहने लगे कि पहले समोसा चाय हो जाए तब सुनोगे। तो अच्छा, उनको लगा कि सुनाना आपकी कमजोरी है। तो भाऊजी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मतलब सैलरी के हिसाब से 60-70 रुपया की हमें चाय समोसा करके जब उनको तब वो सुनते थे। उस समय मेरी पत्नी ने इतना साथ दिया कि रात में अगर 2 बजे भी मैंने कविता लिखा है, कुछ चाल ला लेती है, तो हमने कहा क्या सुनोगी? तो अलसाई हुई आवाज में कहती जरूर सुनेगी, तुम सुनाओ। मैं थोड़ा मुंह पर छींटे मार के आऊँ तो मैं वो समोसे का खर्चा बचाती रही। पूरा खर्चा एक पैसा खर्च अपनी नींद और खराब करके मेरी कविता सुनती थी। मुझे मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। जी जी, चलिए, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई रचना नहीं होगी जिसको उन्होंने बहुत सराहा होगा और वो चाहती होंगी कि ये हमें सुना बार बार। हाँ, ये बात भी अच्छी कही आपने। रचनाएं तो उन्हें हमारी बहुत पसंद है, बल्कि यहाँ तक पसंद है कि मैं किसी कवि सम्मेलन या गोष्ठी में जाता हूँ तो कहते हैं कि दिखाओ कौन कौन रचनाएं पढ़ने ले जा रहे हैं। फिर कहती है कि ये तुम पढ़ चुके हो। अच्छा। हाँ, जो नहीं लिखी उनमें से ये ले जाओ। हाँ, बेहद। और उसमें से एक रचना तो उनको बेहद पसंद है। वही हम चाहेंगे उसकी पंक्ति। जी 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 जरूर। एक परिवार है, बहुत छोटा परिवार है, पत्नी है, उनकी बिटिया शियानी हो रही है, गरीब है। तो पत्नी रात में अपने पति से कहती है कि कर दो बिटिया को कन्यादान, लाड़ो श्यानी भई कर लो घर में गंगा स्नान, लाड़ो श्यानी भई। फिर कहती है पत्नी उनकी
कि संग में खेली गुड्डा गुड़िया बेसब ब्याह गई हैं सखियां कछलर कोरी हो गई गुइया के हारी तो देत नैया ध्यान लाड़ो श्यानी भई कर दो बिटिया को कन्यादान। फिर एक बंदेश में कि तनक, फिर कहती हूँ औरत कहती है कि तनक भटक जाए कहूँ बिटीना मुश्किल हो जाए है गोदीना तो दरोगा बड़ो कमीना बाकी नी की लगत नाचे तान लाड़ो श्यानी भई कर दो। एक बंदा और देता हूँ उसका, स्वागत है। वो कहती है कि अब हूँ गरीब की इज्जत सस्ती, अब हूँ गरीब की इज्जत सस्ती सुनत रोज हो रही जबरदस्ती नास परन पे चढ़ी है मस्ती इनको खा जावे चोम खू मसाले लाड़ो श्यानी भई कर दो बिटिया को कन्यादान। बहुत पसंद है जी। कृपालु जी, जैसे आप का लेखन एक खुराक है, एक जुनून हाँ, है, और भी ऐसे कुछ शौक होंगे जो आप हमारे दर्शकों से आज राज की बात के साथ शेयर करना चाहें। बहुत अच्छी बात, सही कहा आपने। हर आदमी के कुछ न कुछ शौक होते हैं। मुझे शौक एक ही रहता है कि इन जो बेटियां हैं उनको इतना प्यार दो कि उन्हें ये लगे कि हमारा जीना सार्थक है। वरना इधर परिवार में भी उनको तकलीफ होती है, उधर भी अगर तकलीफ होती है तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक कठपुतली बना के जैसे लड़की को दिखाने के लिए शादी करनी है तो एक प्लेट में जैसे सेव काट के रख दिया, उस तरह से हम प्रदर्शन किया जाता है, पता से किया जाता है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं हमेशा बेटी के पक्ष में ज्यादा रहता हूँ। ये मेरा शौक। तो कुछ बेटियों पे लिखा हो तो कुछ सुनाइए हमें दर्शकों को। ये तो एक बेटी का तो था ही। अच्छा अच्छा, हाँ, चाहो तो एक माँ पर कह दे। जरूर, स्वागत है। 3 लड़के हैं, 3 बहू हैं। दो कर मतलब उनका हस्बैंड खत्म हो जाता है माता जी का, दो को अकेली रह जाती है तो तय करते हैं कि 1 महीना हम इनके तक खाइए, 1 महीना उनके से, 1 महीना इनके से। लेकिन उसने तो ऐसा भेदभाव नहीं किया, उसने सबको समान मान रखा। फिर भी धीरे धीरे करके तीनों बहनों ने उनका जो भी था वो ले लिया। इसके बाद में कह दिया कि अम्मा अब तो नहीं देगा। वहां से कुछ कहा है कि लुंजिया पुंजिया सब हत्या लई तो खुपड़िया चटकी है माँ को रोटी कौन खवा है बातें तई पे अटकी है। लुंजिया पुंजिया सब हत्या लई तो खुपड़िया चटकी है माँ को रोटी कौन खवा है बात तई पे अटकी है। अरे जन्म दौर पालो पोसो अपो सगतन गार दो खुद गीले में पड़ी रही और तुम्हें सूखे में पार लो। अरे अमृत जैसो दूध पिलायो तो दुखियारी खटकी है माँ को रोटी कौन खवा है बातें तई पे अटकी है। जब उसकी कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा में भी बेटी नहीं बेटा, आज की स्थिति पुत्र मोह रहता है, पुत्र मोह रहता है उस वक्त होती। और दूसरी बार हर औरत मतलब अपने देश में जब उसके बेटे की शादी होती है, बहू आई मतलब एक पैर पर घूमती है, वहां से एक बंद कहने की कोशिश की है कि हौसी फूली फेरे बावरी जब तेरे सिर मोर धरी। हौसी फूली फेरे बावरी जब तेरे सिर मोर धरी बाट बतासा गीत गवाए और निछावर खूब करी।
अब मैनन मुँह से नहीं बोलो तो ममता में अटकी है। माँ को रोटी कौन खवाए बातें तई पे अटकी है। और एक माँ को इस तरह भी कहा है, या माँ कहती है जी कि पेट जाए, उनसे पूछा अम्मा कैसे हो। आज जैसे मतलब महान व्यक्ति ने पूछा अम्मा कैसे हो, इंटरव्यू जैसे होता है, जैसे आज हमारा हो रहा, उन माता जी से मिले, उनसे पूछा अम्मा कैसे हो, कि बेटा क्या होता है। तो मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पेट जाए के दुख पहुँचा रहे पर की को व्यथा सुनावे, उससे पाल के पट्ठा कर दे अब टेढ़े बतरावे। बताओ हम किते को जावे करील से कट मर जावे। बताओ हम किते को जावे करील से कट मर जावे। अपने मुँह को खींच के कोरा लाल खवाओ तुमको। अपने मुँह को खींच के कोरा लाल खवाओ तुमको। और रात रात भर अब तो पंखा कूलर पता नहीं क्या क्या है, एसी है, उस समय तो कहाँ से रहते कम थे कि रात रात भर बिजना डोलो नींद आ जाए तुमको। तुमरे संग में हम हूँ बेटा, तुमरे संग में खेलत खेलत हम हूँ तो तेरा वे। बताओ हम किते को जावे करेल से कट मर जावे। और एक चित्र हमने कहा था इसको, तो ये मेरा जिंदगी का बहुत कीमती लेखन है जी जो आप सब ने मूर्धन लोगों ने इसे बहुत सराहा। अभी हमारे ओरी में डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी एक्सपायर हो गए। हाँ, कल परसों की बात है। वो भी कहते थे इस बात को कि बालू ये गीत अमिट गीत है, हम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं उनकी बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। जी चित्र ही हर गांव में मिल जाता है, बुजुर्ग होते हैं जिनका कोई नहीं होता और उम्र भी ज़्यादा हो गई है, डंडा से चलते हैं, कमर झुक गई है। ऐसा ही एक चित्र है बूढ़ी माँ का। प्रयास करता हूँ जी कि कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया प्यारे थिंगरा वाली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया प्यारे थिंगरा वाली, और कमर सूख के दूनर हो गई दैया पड़ गई काली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया प्यारे थिंगरा वाली। और 2 बीघा की हती टपरिया जोत लई मुखिया ने, 2 बीघा की हती टपरिया जोत लई मुखिया ने, खावे भर को हते कनू का मेट दही नटिया ने। और की से कहे किते पे जावे, की से कहे किते पे जावे, पेट डरो है खाली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया प्यारे थिंगरा वाली। और 2 दिलानो फाके हो रहे, आँखन दिखे न रोटी है नहीं, अभाव है। 2 दिलानो फाके हो रहे, आँखन दिखे न रोटी। जा द्वारे बा द्वारे झांके कांपत बोटी बोटी। जा द्वारे बा द्वारे झांके कांपत बोटी बोटी। भूख लगत है भोरैया से मिले खाए को गाली। जो द्वारे जाए भूख कदी आवे जब नाक जे जाको तो बढ़िया वहीं शरीर से भूख लगत है भोरैया से मिले खाए को गाली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया पैरे थिंगरा वाली। उस साया फटो डरो 2 जांगा भसक जात बैठे। साया फटो डरो 2 जांगा भसक जात बैठत में। और आंग दिखा रहो आंगू पाछू लाज उठ चलते। वो भीतर को 2 अखियां धस गई, दिनों रात हो काली। कक्को भुगत रही कंगाली धुतिया प्यारे थिंगरा वाली। और एक बंद और देखें आप कि कबहू मठा में नून मिला के पी के भी सो जाते, रोटी नहीं मिलती, मठा मांग ले।
कबहू मठा में नोन मिला के पी के बेसो जाती और पी रही डोकरो मन महसूस के अतीत में खो जाती। ओ विधना ने मोय दुख लिखो है करे को देखा वाली कक्को वत नहीं कंगाली दुतिया पैरे फिंगरा वाली और ढट्टा लग रहे हैं कानों में। मतलब बुढ़ापे में ये सारी चीजें हो जाती है, आंखों से दांत से क्षीण पड़ जाते हैं सारे। ढट्टा लग रहे हैं कानन में सुना पड़े ना उनको, ढट्टा लग रहे हैं कानन में सुना पड़े ना उनको। वो बैठी रो रही आंगन में ठोक रही कर उनको। ये रचना बहुत लोगों को पसंद है सर, मैं आपको नजर करता हूँ। ये बंद भी मुझे बहुत पसंद है कि ढट्टा लग रहे हैं कानन में सुना पड़े ना उनको। वो बैठी रो रही आंगन में ठोक रही कर उनको। और कौन सुनैया नहीं, को सुनैया नहीं दुखिया, को सुनैया नहीं दुखिया को सुनैया नहीं दुखिया को। सूख चुकी है डाली कक्को वत रही कंगाली दुतिया पैरे फिंगरा वाली। अगर इजाजत हो तो एक रचना और जरूर स्वागत है प्लीज। वो भी बुढ़ापे की रचना है और उम्मीद है आपको चलेगी। जी बुजुर्ग डुबरा कर दिया है, बड़ा पूरा परिवार है, सारी बातें हैं, लेकिन उनसे कह दिया कि तुम बनान नाम है। उन्हें 2 खटिया डाल दी अलग अलग टुकड़ा कर दिया कि गल्ला रख दो पानी को। तो बोले तुम्हें भीतर जाने देंगे जो कुछ बने सो इतना ही आ जाए। तो चौकीदार की तरह बैठे रहो। वो जी जिसका सब कुछ था उसको बाहर निकाल। बिल्कुल ये विडम्बना है हमारे समाज भी है हमारे सिस्टम की। वहाँ से बात है। और बुढ़ापे में होता क्या है कि बुजुर्ग हैं उन्हें नींद कम आती, कभी 10 बार सो जाओ 10 बार जी। भूख भी बहुत लगती है, 2 बार कभी 3 बार। इसी पोजीशन में इसी पे करता है। इसी पे देखें आप सुबह जल्दी जग गए, डोकर जो फ्रेश रहे तो मुँह धोकर डोकरा बोलो काय डोको चाय भी ली डोकरिया बोली चुप रहो बहु सुन ले जब वे जग है जो बनाया था मैंने चुप बैठो। देखिए आप कि दूर से टुकुर टुकुर ने रेखे दूर से टुकुर टुकुर ने रेखे मताई बाप कोरन को तरह से दूर से टुक। ये दूरदर्शन वंश बोर्ड में भी पढ़ा था हमने और उन्हें बहुत पसंद आया था कि दूर से टुकुर टुकुर ने रेखे मताई बाप कोरन को तरह से आ जाबे घरे कहूँ बहुमन के भैया सुमेवन की खीर चढ़ेगी की करैया सुमन ललचाबे के न पाए डर से ने तुम कह दित कह लखा माता बोले बड़े लखुआ है तुम्हारे जो कुछ बने आ रहे मन ललचाबे के न पाए डर से मताई बाप कोरन को तर से। एक बंद स्वागत कि अफरे चाहे भूखे रहे बहुमन की मर्जी अफरे चाहे भूखे रहे बहुमन की मर्जी 3-4 रोटियन संग 1 चमचा सब्जी। फिर तू चिल्लाए कोई नहीं सुनता बेटा तड़का ही दे जाओ सब्जी कोई नहीं 3-4 रोटियन संग 1 चमचा सब्जी सुलरिया के पानी से घुटे के मताई बाप कोरन को दर्द है साहब लरिया के पानी से घुटे के मताई बाप कोरन को तर से। एक बंद और देता हूँ कि तीज और त्योहारन पे चढ़ी रही करैया तीज और त्योहारन पे चढ़ी रही करैया यार दोस्त खावे आए और आ गए भैया। तो बाप बताए को भूल गए
यार दोस्त खावे आए और आ गए भैया, सुबह से मो कहते जाए घर से, बताई बाप कौरन को तर से। और उन्होंने जवानी में जो खाया है उसकी भी बुढ़ापे में याद आती है वहां से कि मठा और महेरी को जिया ललचावे, मठा और महेरी को जिया ललचावे, बजरा और झुमरी की बात को चलावे, सुस्वाद वो कड़क नैया और से, बताई बाप कौरन को तर से। एक बंद मुझे बहुत पसंद है, शायद किसी लायक को देखे कि तली भुंजी चीजन को मिलत नैया कोरा। इस बंद के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। घूमने जाते थे, ये बंद इसलिए बात के लिखा गया और ये मतलब एडिट किया गया। घूमने जाते तो हम ये कविता सुनाई तो एक बुजुर्ग थे, रेलवे थे, और वो बोले कृपालू जी, बोले रो गए, बोले कृपालू जी कल हम कटहल ले आए थे, उसमें 60 रुपये किलो था, काफी की बात है। बोले 1 किलो कटहल लिया, हमको करना पड़े, और फिर भी यार हमें कटहल देखने को नहीं मिली। तो बाबूजी ये इस तरह से मुझे अंदर तक कचोट गई कि उसके बाद ये एडिट किया गया एक बंद है, इसको आप देखो कि तली भुंजी चीजन को मिलत नैया कोरा, तली भुंजी चीजन को मिलत नैया कोरा, गोजा पापरिया और मूंग के मंगोरा, गोजा पापरिया और मूंग के मंगोरा, सो बरा खाए बीत गई बरसे, बरा खाए बीत गई बरसे, बताई बाप कौरन को तर। अंत समापन है कि बिरछा जे सूख रहे खत्म हो रही छैया। वैसे कहते हैं माँ बाप बने हैं, बड़े हंसते, हमारी छाया है, वहां से लिखा है कि बिरछा जे सूख रहे खत्म हो रही छैया, चौरे में आ गई है लाखन मड़ैया, चौरे में आ गई है लाखन मड़ैया, सो डरैया जे सूख रही जड़ से, मताई बाप कौरन को तर से, दूरई से टुकुर टुकुर ने रेखे, मताई बाप कौरन। लाजवाब। तो पालू जी आप हमें ये बताइए कि इसके आपने इतनी सारी रचनाएं लिखी, तो आपका कोई संकलन या कोई आपकी उसकी प्लानिंग है जो आपको वो लेखनी बनाता हो? हाँ जी, ऐसा है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से इसको मैं छपवाऊँ। हाँ, तैयारी है, तैयारी पूरी है। बुंदेली की एक रचना निकलेगी, एक बुंदेली की निकलेगी बड़ी सी मोटी, एक गजल की निकलेगी, गजल भी लिखा हूँ, और मेरी कभी 60-70 गजलें इसमें हो गई है, 100 हो जाएगी तो छपो। और हास्य की भी 3-4 किताबें निकलेंगी और डेफिनेटली। तो मैं मानूँ कि 2026 आप दर्शकों को बहुत सारा साहित्य नया पढ़ने को मिलेगा। हाँ, वैसे उम्मीद तो मैं भी करता हूँ। और फिर कृपालू जी, मैं एक और अलग हटके सवाल पूछ रहा हूँ। आप इतना अच्छा रचना क्रम में आपका जीवन गुजरा है, सब कुछ है, कोई आपका उत्तराधिकारी बनने को तैयार है? क्योंकि ये तो सच है कि जो कवि होता है वो चाहता है कि वो कविता के माध्यम से वो जिंदा रहे, आगे वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ दे। देखिए सर, आप कहते तो बिल्कुल अच्छा रहे। अब आज के बच्चे, आज की जो नर्सरी है वो सीढ़ियाँ नहीं चल रही, वो सीधा लिफ्ट चाहती है, वो गुरु को नहीं मानती। तो उत्तराधिकारी में वो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, वो सीधा बनना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आया हो जिसने कहा हो कि
वैसे हमसे फोन पर या परोक्ष में या वैसे कागज लेके आ जाते हैं, मैं कहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक कर देता हूँ, सुधार कर देता हूँ, इसलाह कर देता हूँ, वो पढ़ सके, कहीं बैठ के कह सके। बट ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हो कि हम इनके लिए करें। अब ये है कि उत्तराधिकारी जो किताबें हमारी पब्लिश हो जाएंगी वही हमारी उत्तराधिकारी है, वही आपका सरमाया होगा सोसाइटी। जी जी जी। हालांकि बच्चे हमारे बेटी और दामाद दोनों ही, और मिस्र तो खर्च आती है, जल्दी कर लो, हम जल्दी नहीं, थोड़ा हमें देख ले कोई पब्लिकेशन अच्छा सा मिल जाए हमें और हमारी रेंज में हो। जी कृपालु जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को, आप जैसे कवि और बुंदेली रचनाकारों को सहेज के रखने की कोशिश कर रहा है। कामयाब कितने होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से नई पीढ़ी को और आज के नई परिवेश को लेके आप जो भी हमारे चैनल के माध्यम से सोसाइटी को संदेश देना चाहें तो स्वागत है। भाई ये तो ये हम यही कहेंगे साथियों कि देश इसमें बड़ी विषम स्थिति से गुजर रहा है और हमारा धर्म निरपेक्ष देश है। हमें आपस में भाईचारे को, गंगा जमीन तहजीब को यथास्थान कायम करके रखना है। नफरत की फसल को बहुत दूर कर देना है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है, और फिर उसका आनंद ही जो होगा वो अच्छा लगता है। चाहे छप्पर उठाने का हो, भैंस मर जाए उसे निकालने का हो, या किसी का खेत जुताई का हो, जो भी होते हैं परस्पर, या तीज और त्योहार जितने भी होते हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उसको उस ढंग से मनाया जा सके, खौफ न रहे। जो खौफ में रहता है इसमें बच्चा देश का खौफ में है, नफरत में है। मैं कहता हूँ इस सबसे दूर निकलिए और प्रेम भाव से रहिए, यही मेरा संदेश है जी। तो ये थे डॉक्टर कृपालु जी, जिन्होंने ऐसी रचनाओं को हमारे चैनल के दर्शकों के साथ शेयर किया जिससे आंखें नम हो गई। मन को पीड़ा पहुंचाने वाली रचना की धनी कृपालु जी को बंजारा बीट का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आप हमें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पढ़े ही हैं, और तो आपका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और ढेर सारा बंजारा बीट से बात करने के लिए कृपालु जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।